Assalamu alaikum students, I'm Samra Batul and it's BSIT second semester and BSCS fourth semester class, and it's the sixth lecture of linear algebra. These are the recommended books. Today's topic is minors and cofactors. एक्चुअली हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ग्रेटर देन 2, मतलब ऑर्डर जो है वो 2 से ज़्यादा यानी 3 हो, आप चलें आप कहते हैं 3 या 3 से ज़्यादा हो। अगर इफ़ एन इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 3 तो ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एक्चुअली वो सीखने जा रहे हैं। तो उससे पहले उसमें जो टर्म्स कुछ 2 टर्म्स यूज़ होंगी, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, तो उसको आपको अच्छी तरह से समझ लेना ज़रूरी है आपके लिए कि वो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या हैं और उन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इफ़ A is a square matrix, then the minor of entry Aij is denoted by Mij and is defined to be determinant of the submatrix that remains after the ith row and jth column are deleted from A. राइट, पहले इतना ही। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, उसका माइनर जिसे डिनोट किया जाएगा M11। M11 का क्या मतलब है, उसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ख़त्म कर दें, ओमिट कर दें, और जो बाकी रिमेनिंग 2x2 का एक एलिमेंट बचेंगे ना, 2 रोज़ और 2 कॉलम्स वाले, उसका डिटर्मिनेंट आपने निकालना है। और डिटर्मिनेंट तो आपको निकालना सिखाया पिछले लेक्चर में, AD माइनस BC। तो ये एक वैल्यू आएगी, कोई रियल नंबर आएगा, इसको हम कहते हैं माइनर। ठीक है, तो आप इस तरह से कितने, अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो आप उसके 9 माइनर्स निकाल सकते हैं, M11, M12, M13। अब जैसे M13 का क्या मतलब है, फर्स्ट रो को काट दें, थर्ड कॉलम को काट दें, जो दरमियान में जो एक साइड पे बचेगा 2x2 का एक मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट आपने निकाल लेना है। डिटर्मिनेंट निकालना आता है प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स माइनस सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर, तो आप यानी 9 जो है माइनर्स एक 3x3 मैट्रिक्स के निकाल सकते हैं, और इसको डिनोट M से किया जाता है, कैपिटल M से। Ij का मतलब है उसका ऑर्डर, यानी अगर जो 1 2 है तो इसका मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को ख़त्म करना है और बाकी जो रह जाएगा उसका। तो एक चीज़ तो ये है, और दूसरी चीज़ के माइनर कोई मैट्रिक्स नहीं होता, माइनर का आंसर जो है वो एक नंबर होता है, रियल नंबर। और अच्छा, अब आ जाते हैं बाकी जो रिमेनिंग डेफिनेशन रहेगी। द नंबर -1 की पावर I प्लस जे Mij is denoted by Cij and is called the cofactor of entry Aij। अब जो माइनर आपने निकाला था उसको अगर आप -1 की पावर I प्लस जे, यानी जो भी उसका ऑर्डर था, जैसे M11 अगर मैंने निकाला था, तो M11 को मैं अगर मल्टीप्लाई कर देती हूँ -1 की पावर 1 + 1 से, यानी -1 का स्क्वायर यानी 1 से उसको मल्टीप्लाई, तो वो मेरे M11 से क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा C11 में, वेयर C इज़ द कोफैक्टर ऑफ A11। तो ये डिफरेंस है माइनर और कोफैक्टर में। माइनर निकालते हैं, फिर माइनर को -1 की पावर I प्लस जे से मल्टीप्लाई करके हम कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो इस तरह से आपने माइनर एंड कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, और क्यों करने हैं इसकी आगे आपको रीज़न बताती हूँ कि क्यों हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं। सॉरी, अब एक एग्जांपल है, एक मैट्रिक्स था ये 3x3 ऑर्डर का। जी, ये एक मैट्रिक्स था 3x3 ऑर्डर का, 3 1 -4 2 5 6 1 4 8। आपने इसका M32 निकालना है, यानी -32 निकालना है। 32 का क्या मतलब है, थर्ड रो काट दी
और सेकंड कॉलम काट गया, ये कटा हुआ आपको नज़र आ रहा है। और जो बाकी आपके पास रह गया 3 - 4 2 6, ये क्या है? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, ये इस तरह सीधी लाइंस में, मैट्रिसेस की तरह नहीं डिनोट करते, ठीक है। मैट्रिसेस की स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, इसको सीधी लाइन में लिखते हैं और ये एक नंबर होता है। डिटर्मिनेंट का हमेशा आंसर एक नंबर होता है, एक मैट्रिक्स नहीं होता। तो आपने इसको 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है? 18 + 8, तो आपका आंसर क्या आ गया? 26। तो M32 का क्या आंसर आ गया? 26। तो इस मैट्रिक्स से, जो गिवन मैट्रिक्स है, हम इसके 9 माइनर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। उनके डिफरेंट आंसर आएंगे। इसी तरह हम इसके 9 ही को फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। अब जैसे C32 है तो वो क्या आएगा? -1 × 3 + 2 विच इज़ इक्वल टू -1 की पावर 5, और वो -1 की पावर अगर ओड नंबर हो तो वो माइनस आ जाता है, और अगर इवन नंबर हो तो प्लस आ जाता है, ठीक है। तो आपको पता ही है। तो -1 की पावर 5 इज़ इक्वल टू माइनस आ जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा -26। तो यानी इसका माइनर 26 है और इसका को फैक्टर -26 है। ये एग्जाम्पल से भी माइनर और को फैक्टर को एक्सप्लेन कर दिया, पहले डेफिनेशन थी इसकी। डिटर्मिनेंट्स बाय को फैक्टर एक्सपेंशन। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है? बाय यूजिंग को फैक्टर्स। ये डेफिनेशन है, इफ़ A इज़ एन n/n मैट्रिक्स देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एंट्रीज in any row or column of A by the corresponding cofactors and adding the resulting product is called the determinant of A, and the sum themselves are called cofactor expansion of A. That is, determinant of A क्या होता है? डिटर्मिनेंट जो है वो उसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी रो और एनी कॉलम। अब ये जो पहला है डिटर्मिनेंट, ये हमने को फैक्टर एक्सपेंशन अलोंग द जेथ कॉलम, जेथ कॉलम से हमने इसको एक्सपेंड किया है। कोई भी कॉलम जेथ कॉलम था उसके विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंड किया। तो इसका फॉर्मूला क्या है? A1j × C1j + A2j × C2j + so on ANJ × CNJ। एज क्या है? एलिमेंट्स। और ये आपको पता है A1j का क्या मतलब है? जे कॉलम क्या, फर्स्ट रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट, और उसको उसी के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उसका सम कर देना है, और इस तरह से। या फॉर्मूलाज याद करें, आगे क्वेश्चन है उससे आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। ये देखें नेक्स्ट जो है डिटर्मिनेंट, दोनों का आंसर। अच्छा, डिटर्मिनेंट आप किसी भी विद रिस्पेक्ट टू एनी रो एक्सपेंड करें या एनी रो कॉलम एक्सपेंड करें, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी ये हो जाती है मुश्किल या आसान, लेकिन आंसर आपका सेम ही आएगा। तो अगर आप विद रिस्पेक्ट टू ith रो एक्सपेंड करना चाहते हैं तो ये फार्मूला है, अगर जेथ कॉलम एक्सपेंड करना चाहते हैं तो ये फार्मूला है। आगे एग्जांपल आएगी, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। सॉरी जी। फाइंडिंग माइनर्स एंड को फैक्टर्स। सबसे पहले तो माइनर्स और को फैक्टर्स फाइंड करेंगे इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। लेट A इज़ इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है, 3 1 - 4 2 5 6 1 4 8। द माइनर ऑफ एंट्री A11 इज़, जी अभी समझाया आपको कैसे माइनर कैलकुलेट करते हैं। M11 का क्या मतलब है? फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को ख़त्म करके जो बाकी बचेगा उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है, विच इज़ इक्वल टू 40 - 24 विच इज़ इक्वल टू 16। M11 का क्या आंसर आ गया? 16। और C11 का क्या आंसर आएगा? वो भी 16 ही आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। Finding the determinant of the matrix A is equal to this by cofactor expansion along the first row। जी, ये जो अभी मैंने डिटर्मिनेंट की आपको डेफिनेशन बताई थी पिछली स्लाइड में, कि आप कैसे को फैक्टर्स को यूज़ करते हुए आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, ये अब उसकी एग्जांपल है, इससे आपको समझ आएगी कि कैसे हमने करना है। तो आप उसको उस तरह वो फॉर्मूला याद कर लें या इसका प्रोसीजर अच्छी तरह से समझ लें। ये एक आपके पास एक मैट्रिक्स है A 3/3 ऑर्डर का, इसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ A इसको ऐसे भी लिखते हैं और इसको ये स्ट्रेट लाइंस में भी लिख के डिटर्मिनेंट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? 3 और अंदर यानी A11 और अंदर है C11,
A11 और C11। C11 का क्या मतलब है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ओमिट कर दिया, जो बाकी रह गया उसका डिटर्मिनेंट। सेकंड पे A22 यानी 1 और साथ C22। अब ये जो C22 है इसकी वजह से साथ माइनस आया, ठीक है, इसकी वजह से साथ माइनस आया है। और आगे A13 और साथ C13। A11 C11, A12 C12 प्लस A13 C13। तो इनकी प्रोडक्ट लेके आपने इसको ऐड करके आंसर निकाल देना है। डेफिनेशन आपको बता दी, कैलकुलेशन आपको बता दी, आपने पहले भी डिटर्मिनेंट निकालना सीखा हुआ है। आपका जो भी आपने जिस तरह से भी इसको मेमोराइज़ किया है आप वही मेथड यूज़ करें। सिर्फ समझाना ये था कि आप जो है डिटर्मिनेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम के विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये जो 7 डिटर्मिनेंट्स आते हैं छोटे डिटर्मिनेंट्स 2x2 ऑर्डर के, दीज आर द को फैक्टर्स। एक्चुअली बाय डेफिनेशन ये क्या है? को फैक्टर्स। तो हम एलिमेंट्स और उसी के को फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आता है, राइट? फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। और प्रैक्टिस कर रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, A इज़ इक्वल टू 3 1 0 -2 -4 3 5 4 -2। वैल्यू ए डिटर्मिनेंट A बाई को फैक्टर एक्सपेंशन अलॉन्ग द फर्स्ट कॉलम ऑफ A। अब इस क्वेश्चन में खुद गिवन है कि आपने एक्सपेंड करना है बाय को फैक्टर्स और अलॉन्ग द फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम से आपने इसको एक्सपेंड करना। फर्स्ट कॉलम इसका क्या है? 3 -2 और 5। जब हम 3 लेंगे तो 3 की रो और 3 वाले कॉलम को ख़त्म करके जो बाकी बचेगा, ये देखें डिटर्मिनेंट ऑफ A लिखा, उसको लिखा और उसके बाद 3 लिया, 3 की रो 3 का कॉलम, ये देखिए 3 की रो 3 का कॉलम ख़त्म किया और जो बाकी डिटर्मिनेंट बचा -4 3 4 -2 वो आपने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने फर्स्ट कॉलम के विद रिस्पेक्ट टू करें तो हमने सेकंड पे आ जाना है, ठीक है, -2 पे। -2 आ गया फर्स्ट, उसके सेकंड रो को और फर्स्ट कॉलम को ख़त्म करके जो बाकी एलिमेंट्स बचे 1 0 4 और -2 उनका डिटर्मिनेंट लिया और साथ माइनस आएगा। ये माइनस किस लिए आ रहा है? जी हाँ, को फैक्टर के एक्सपेंशन में था ना -1 की पावर, ये वो वाला माइनस है। पहले में आया -1 की पावर 1 + 1 तो वो ख़त्म हो गया, 1 नहीं आता है उससे। दूसरे में आया -1 की पावर 2 + 1 वो 3 होता है, इसलिए उसकी जगह माइनस आएगा, ठीक है। तो और अगर आप वैसे ये देखें तो ये ऑल्टरनेटिवली चलता है, प्लस माइनस प्लस। एक दफ़ा इवन नंबर आएगा, एक दफ़ा ऑड नंबर आएगा, एक दफ़ा इवन आएगा, एक दफ़ा ऑड आएगा। तो मेक श्योर कि क्या आ रहा है। लेकिन अगर आप ना ये को फैक्टर्स यानी पावर्स लेके करें तो ज़्यादा बेहतर है, गलती के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो ये अब आपको समझ में आ गया। और थर्ड जो एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम का वो है 5 और ये आपने लिख दिया। और कैलकुलेट डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने तो आसान ही है। 4 2 8 -12 विच इज़ इक्वल टू -4। उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया -2 + 0, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा और वो फिर बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +4 हो जाएगा, ठीक है। यानी -12 + 4 और बाकी आपके पास +15। तो आंसर आपके पास क्या आ गया? -1। -12 -4 +15। तो आंसर आपके पास क्या आ गया? -1। तो ये आपके डिटर्मिनेंट का आंसर है। अगर आप क्रॉस चेकिंग करना चाहते हैं तो इसी डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के विद रिस्पेक्ट टू फाइंड आउट कर लें तो भी आपका आंसर -1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो कोई और था मैट्रिक्स, जी ये लें, ये फर्स्ट सॉरी इस स्लाइड में फर्स्ट रो के विद रिस्पेक्ट टू इसको एक्सपेंड किया तो भी आपका आंसर -1 आया। और इस स्लाइड में इसको सॉरी
इस स्लाइड में इसको फर्स्ट कॉलम के विद रिस्पेक्ट टू या अलोंग, जो भी आप वर्ड चूज़ करें, फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड किया तो भी आपका आंसर -1 आया। इस तरह से आप किसी भी कॉलम या किसी भी रो के विद रिस्पेक्ट टू इसको किसी भी या किसी भी कॉलम या किसी भी रो के अलोंग आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। मिस्टेक आपने कहाँ पे मतलब एक्सपेक्टेड है, अल्लाह ना करे वैसे आप करें, वो ये होता है कि आपने ये जो माइनस और प्लस का साइन लगाना है ना, उसमें ना गलती कर दें। ठीक है, आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी को फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं और इस तरह से कैसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो स्मार्ट चॉइस ऑफ रो और कॉलम, मतलब अगर उसमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो फिर आपने कैसे कौन सा रो और कौन सा कॉलम आप सेलेक्ट करें, ये कैसे आप चूज़ करें। तो इसमें कुछ टिप्स हैं। इफ़ ए इज़ द 4x4 मैट्रिक्स then to find determinant of A it will be easiest to use cofactor expansion along the second column since it has the most zeros। ठीक है, एक तो ये है कि आपने ऐसा रो या कॉलम चूज़ करना है एक्सपेंशन के लिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो हों। उससे क्या होगा कि ज़ीरो ने मल्टीप्लाई होना है तो अंदर वाला नंबर ज़ीरो ही हो जाना है, तो आपको इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जितने ज़्यादा ज़ीरो होंगे उतनी आपकी कैलकुलेशंस कम होगी। ठीक है, तो इसलिए आप ऐसा रो या कॉलम चूज़ करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो हों। फिर दूसरी एक एग्जांपल है 3x3 डिटरमिनेंट कि इट विल बी ईजीएस्ट टू यूज़ कोफैक्टर एक्सपेंशन अलोंग इट्स सेकंड कॉलम सिंस इट हैज़ द मोस्ट ज़ीरो। ठीक है, इसमें भी इसने ज़्यादा ज़ीरोस वाले चूज़ किए। एक यही बस इसमें है कि जिसमें ज़्यादा ज़ीरोस हों, बाकी कैलकुलेशंस तो तकरीबन सबकी एक जैसी होती है, उसमें तो इतना फ़र्क नहीं आता। तो अच्छा, अब आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा कि 3x3 का तो हमने फाइंड आउट कर लिया, 4x4 का कैसे फाइंड आउट करना है। 4x4 के लिए प्रोसीजर बहुत लेंथी हो जाता है, लेकिन प्रोसीजर सेम ही है। 4x4 मैट्रिक्स के लिए आपने विद रिस्पेक्ट टू एनी रो और एनी कॉलम आप इसको एक्सपेंड करना शुरू करेंगे। मतलब जैसे मैं इसको एक्सपेंड करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू 1, ये यहाँ पे किया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, आपने सेकंड कॉलम के विद रिस्पेक्ट टू इसको एक्सपेंड करना शुरू किया। ये कौन सा है, 1 कहाँ पर लाई करता है, a2 तो -1 की पावर 2 + 2 विच इज़ इक्वल टू 4 और ये 1 आ जाएगा, इसलिए इसके साथ माइनस का साइन नहीं आएगा। और 1 के साथ आपने सेकंड रो और सेकंड कॉलम को ख़त्म करके जो बाकी एलिमेंट्स बचे हैं उनको प्लेस कर दिया। अभी जो अंदर 3x3 का आ गया ना डिटर्मिनेंट, इसका जैसे पहले हम डिटर्मिनेंट्स लेते थे वैसे आपने डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, ये देखें नेक्स्ट में अब ये 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप लेना है। तो इसके लिए आपने चूज़ क्या किया, आपने सेकंड कॉलम चूज़ किया क्योंकि उसमें ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं, और उसको आपने सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड किया। जो ऊपर और नीचे वाले ज़ीरोज़ हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ जो जहाँ पे -2 आता है, -2 कहाँ पे है, इसकी जगह क्या है, इसकी जगह है सेकंड रो सेकंड कॉलम। अगेन इसके साथ माइनस का साइन नहीं आएगा, तो -2 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम को ख़त्म करके जो बाकी आपके पास एलिमेंट्स बचेंगे 1 -1 2 1 वो आपने लिखे और ये आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। यानी एक 4x4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं इस एग्जांपल में आपको ये भी समझा दिया और साथ ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि आपने कैसे कौन सा रो और कॉलम अपनी मर्ज़ी से, अगर आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कौन सा रो और कॉलम चूज़ करना चाहते हैं, तो आपने ऐसा रो और कॉलम चूज़ करना है जिसमें ज़्यादा ज़ीरोज़ हों। तो जैसे ये आपने 4x4 का डिटर्मिनेंट निकाला, इस तरह अगर आपको 5x5 का भी मैट्रिक्स आ जाता है तो आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। वैसे आता नहीं है, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट निकालना आए तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का मेथड तो ये है, लेकिन इस मेथड को थोड़ा इजी कैसे किया जा सकता है ये आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। A useful technique for evaluating 2x2 and 3x3 determinants, ये एक easy टेक्निक है। एक्चुअली ये वर्क तो वैसे ही करता है, मतलब को फैक्टर्स वाले ही तरीके से, लेकिन ये थोड़ा अगर आप इसको डिटेल में ना समझे तो ये आसान तरीका है उसकी निस्बत, और वो यही है
टू बाई टू का तो आसान ही है ना, आपने डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया और डिफरेंस ले लिया। 3/3 में क्या करना है, मैट्रिक्स लिखा, उसका फर्स्ट कॉलम दोबारा लिखा, फिर उसका सेकंड कॉलम भी लिखा, और इस तरह से ये लाइंस लगा लेनी है डायगनल्स की। ठीक है, ये देखें ये लाइंस लगी हैं फर्स्ट रो, फर्स्ट एरो जो है, यानी A11 A22 A33। तो कैलकुलेट कैसे करना है, आपने ये जो इस साइड को हैं एरोज़, उनकी प्रोडक्ट को ऐड करना है, माइनस ब्रैकेट के अंदर दूसरे एरोज़ की प्रोडक्ट को भी लिख देना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल, ये एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ये ऊपर तो 2/2 मैट्रिक्स है, 3 1 4 -2, 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, और आंसर आपने -10 निकाल दिया। ये 3/3 मैट्रिक्स को देखें, ये था 3/3 का डिटर्मिनेंट लेना। आपने क्या किया, इसको ऐसे लिखा, फिर फर्स्ट कॉलम को 1 -4 7 को दोबारा लिखा, 2 5 -8 को दोबारा लिखा, फिर इस तरह से इसमें एरोज़ लगा दिए। अब फर्स्ट एरो जो है 1 5 और 9 इनको मल्टीप्लाई करके 45 आ गया, 2 6 और 7 84 प्लस 84 लिखा, 3 -4 और -8 प्लस 96 यहाँ पे लिख लिया और ब्रैकेट बंद कर दी। ये इस साइड के एरोज़ को मल्टीप्लाई किया और ब्रैकेट बंद कर दी, दरमियान में डाला माइनस का साइन, ये फॉर्मूला है। फिर दूसरी ब्रैकेट शुरू की और उसमें दूसरे एलिमेंट्स जो एरोज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। इनके अपने माइनस साइन साथ ही आएंगे, लेकिन एक फॉर्मूले वाला माइनस साइन आपने दरमियान में डाल देना। ठीक है, और अब इसको सॉल्व करके आपने आंसर निकाल लेना है। तो ये ज़्यादा आसान मेथड है। आप मतलब किसी भी जो मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का, आप उसका डिटर्मिनेंट जो है इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अब ये 3/3 का था तो 2 कॉलम्स लिखे, अगर 4/4 का होता तो आपको 3 कॉलम्स लिखने पड़ते, और कैलकुलेशंस 3/3 तक तो इससे आसान होती हैं, 4/4 में इससे और मुश्किल हो जाती हैं। इसके अलावा और भी डिटर्मिनेंट्स मैं आपको यही बता रही हूँ कि एक्चुअली उसी तरह वर्क करता है, लेकिन इसको आसान इसको बनाने की कोशिश करते रहे हैं मैथमेटिशियंस, तो कुछ उन्होंने मेथड्स, उसमें से एक मेथड ये है, अभी एक और आगे भी आएगा। जी ये है असाइनमेंट नंबर 2 आपकी। एवेल्यूएट द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। 4 मैट्रिसेस गिवन है, आपने इनके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने हैं। 3/3 ऑर्डर के हैं मैट्रिसेस 3, और एक है 2/2 का। आपने इसमें जो ए है सेकंड मैट्रिक्स में, उससे आपने घबराना नहीं है, ए में आंसर निकाल दें। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी इसका भी आपने डिटर्मिनेंट ही निकाल के मुझे आंसर बताना है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0, मतलब इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, उसको 0 के इक्वल रख के मुझे लैम्डा की वैल्यू बतानी है। 3 क्वेश्चंस हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, बाकी इतने ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं हैं। ये आपकी सेकंड असाइनमेंट है। फर्स्ट असाइनमेंट आपको मैंने पहले लेक्चर्स में दी थी। एक्चुअली असाइनमेंट देने का मकसद ये है कि आप जो टॉपिक्स कर रहे हैं साथ साथ उसकी रिवीजन होती जाए और प्रैक्टिस होती जाए। तो एक तो मैंने आपसे कहा था कि रिकमेंडेड बुक्स में से कोई बुक डाउनलोड करें और कोर्स कंटेंट के अकॉर्डिंग उसको भी पढ़ें और प्रैक्टिस करें। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट पे जो है नेक्स्ट लेक्चर भी आपका इसी टॉपिक पे होगा। जैसे कि मैंने आपको आज बताया कि डिटर्मिनेंट निकालने के आपने 2 मेथड सीखे हैं। तीसरा भी मेथड तो न्यू नहीं है, लेकिन वो आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बना देगा। नेक्स्ट लेक्चर में वो हम डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा इन्वर्स और डिटर्मिनेंट की अगर कोई और प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को हम वाइंड अप कर दें, ताकि फिर हम नेक्स्ट जो है वेक्टर स्पेस जो मतलब मैं ये मेन टॉपिक तो वेक्टर स्पेस को नहीं कहूँगी, लेकिन ज़्यादातर जो लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस है ना, वो उसमें वेक्टर स्पेस से स्टार्ट होता है, लेकिन HEC जो है इसमें मैट्रिसेस को भी इन्वॉल्व करती है, इसलिए मैंने आपको मैट्रिसेस करवाया। और स्टार्ट में मैट्रिसेस करवाने का मकसद भी ये था कि ये एक कंपैरेटिवली इजी टॉपिक था, आपने पहले किया हुआ है,
तो आपको करना आसान लगेगा, एक दफ़ा आप की रूटीन बन जाएगी तो फिर। और दूसरा ये इसकी एक और रीज़न ये भी थी कि वेक्टर स्पेसेस में इससे रिज़ल्ट्स यूज़ होंगे, तो आपकी रिवीजन हो गई ताकि आप जो है वहाँ पे इजीली इनको अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, बी सेफ़।